देश की उम्मीदों का बजट, आम आदमियों की हसरतों का बजट, यानी कि वो आम बजट जिस पर कि पूरी देश की निगाहें टिकी रहती हैं, वो बजट संसद में पेश होगा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं टोंक के अंदर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सभी प्रबुद्ध लोग जो कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर महारत रखते हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर वो इस बजट को लेके क्या सोच रहे हैं। देखिए, अब बजट जो है कुछ दिनों बाद पेश होने को है। क्या सोच रहे हैं इस बजट को लेके, क्या उम्मीदें कर रहे हैं? को प्रस्तुत होने जा रहा है, उसके लिए हम टोंक वासियों की ये इच्छा है कि बरसों से जो रेल की मांग चली आ रही है टोंक में, तो उसका जो है उसका बजट पारित किया जाए। साल दर साल उसके जो है कंस्ट्रक्शन का जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो है क्या नाम से बीच में भी थोड़ा ये आया था, क्या नाम से भाई रेल बजट के लिए सेंक्शन हुई थी, रेल लाइन का वो सर्वे भी हुआ था, लेकिन वो कहीं ना कहीं हर साल जाकर अटक जाता है। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं इस बार इस बजट में टोंक के लिए रेल बजट एक अच्छा संदेश लेकर आएगा। एक रेल बजट स्वीकृत होगा जिससे टोंक वासियों की बरसों से पुरानी जो चली आ रही मांग वो पूरी हो पाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि टोंक की रेल एक तरह से सपना है, जो केंद्र से जुड़ा पूरा मुद्दा है। हर साल पहले जब रेल बजट आता था तब उसमें उम्मीद की जाती थी, अब जब आम बजट और रेल बजट एक साथ आ रहे हैं तो ये उम्मीद की जा रही है। आखिर क्या अड़चन है, सरकार से क्या चाहेंगे उसके अंदर? देखिए, हमारी तो मंशा यही है, हमारे टोंक ज़िले की पहली मांग यही है कि रेल को जोड़ा जाए, जिससे कि रेल जुड़ने से लोगों के संसाधन भी बढ़ते हैं, रोजगार भी बढ़ते हैं और कार्य में प्रगति होती है। हमारा जब रेल आंदोलन चला था और रेल आंदोलन में ये हुआ कि भारत सरकार ने 873 करोड़ 71 लाख रुपए की स्वीकृति जारी कर दी। उस स्वीकृति पर पूरे ज़िले में काम हुआ। चौथ का बरवाड़ा जंक्शन बना और नसीराबाद से इसकी पूरी लाइनों का सर्वे हो चुका है। तो हम तो बहुत उम्मीद थी कि बीच में हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे तो उनके सामने ये बात रखी नहीं गई। अगर उनके सामने ये बात रखी जाती तो हो सकता था कि ये काम पूरा हो जाता। लेकिन अभी तो डबल इंजन की सरकार है, भारत में भी सरकार हमारी बीजेपी की और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। तो हम तो ये सोच लेकर चलते हैं कि जो 11 तारीख को जो बजट आएगा उसमें भारत सरकार की तरफ से ये घोषणा होगी कि रेल को टोंक को मिले, साथ ही राज्य सरकार से भी, क्योंकि राज्य सरकार ने की तरफ से ही ज़मीन का और आधे पैसों की निःशुल्क ज़मीन देना और पैसों का यहाँ से इन्हें राज्य सरकार को देना है। तो इसलिए हम तो राज्य सरकार के बजट से उम्मीद करते हैं। ज़्यादातर भारत सरकार ने तो अभी पूर्व के बजट में भी 100 लाख 1 लाख रुपये दिए थे, तो वो इसके लिए जो बढ़ा दिए थे, पहले 873 करोड़ था, अब 973 करोड़ रुपये हो गए वो। तो हम तो ये चाहते हैं कि रेल आए टोंक में, इसलिए सबकी मंशा है, ये सबकी आस है। ऐसा नहीं सोचते कि पूरा पैसा केंद्र देश के लिए? नहीं, पहले ये केंद्र सरकार ही देती थी, लेकिन जब ममता बनर्जी आई तो उन्होंने ये कहा कि जिस राज्य से और जिस ज़िले से होकर रेल जाएगी तो उस राज्य को और ज़िले को भी फ़ायदा हो रहा है, इसलिए 2 भागों में बांट दिया गया। तो हम 2 भागों में बंटने के वजह से रह गए, नहीं तो हमारा काम पूरा हो जाता। पूरा पहले केंद्र सरकार उठाया करती थी सारा खर्चा, लेकिन अब राज्य सरकार पर आधा भार डालने से अब ये जितने भी जो नए मुख्यमंत्री आते हैं वो भारत सरकार पर डालते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी को, मैं समझता हूं कि 50% तो पूरा कर चुकी है। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार रेल को के लिए जो काम बाकी रह गया उसके लिए आगे पहल करे। ये केंद्र का बजट ऐसा होता है जिसपे कि हम कहें तो बिल्कुल गरीब से लेकर अमीर तक की उम्मीदें टिकी होती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर की केंद्र सरकार से उम्मीदें करते हैं, लोग पालते हैं, उस पर निगाह रखते हैं। क्या कहेंगे इसमें? हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल में मैं ये कहूँगा कि ना, एक तो सबसे पहले काम ये करना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो जितने भी मेडिकल कॉलेज है देश में या राजस्थान में, अब टोंक में भी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन टोंक के मेडिकल कॉलेज की स्थिति ये 50 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने वाला कोई नहीं है। मुश्किल से कोई 1 या 2 लेक्चरर्स हैं, बाकी कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ इन्होंने मेडिकल कॉलेज हैं सबकी जगह हालत ख़राब है। और दूसरी बात, जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी स्थिति तो और भी ज़्यादा दयनीय है। 1 करोड़ रुपये, 1.25 करोड़ रुपये ये बच्चों के ऊपर लोड आता है। अगर इस प्रकार से अगर पैसा अगर लगता है तो निश्चित है वहाँ से निकलने वाले डॉक्टर पैसा कमाएंगे सही। तो एजुकेशन या मेडिकल एजुकेशन में सुधार करना चाहिए और इस पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार से जो फीसें बढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल। हेल्थ इंश्योरेंस भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है। बाहर फॉरेन में हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से पब्लिक को फ्री है, कोई पैसा वहाँ पर लगता नहीं है। और इंडिया एक चूँकि उनके तुलना में बहुत गरीब है एजुकेशन के मामले में या मतलब किसी भी चीज़ में आर्थिक दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर क्या है, पब्लिक को जो है ना मतलब फ्री करना चाहिए हेल्थ।
देखिए और केंद्र सरकार का एक बजट ऐसा होता है एग्रीकल्चर, जिस पे कि हम कहें कि कहते हैं कि भारत जो है गाँवों में बसता है, ज़्यादातर लोग जो है खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो क्या सोचते हैं इसको लेकर? मेरा ये निवेदन है माननीय वित्त मंत्री जी से कि सबसे जो प्रमुख सेक्टर है देश का वो है कृषि सेक्टर। कृषि सेक्टर पर केंद्र को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो उपकरण कृषि के लिए काम आते हैं, चाहे वो एक इम्प्लीमेंट हो, चाहे वो पंप सेट हो, चाहे वो उसके पार्ट्स हों, मेरा तो मानना है सभी को कर मुक्त कर दिया जाना चाहिए। अगर कर मुक्त नहीं भी करते हैं तो जो उसमें विसंगति है कम से कम उसको दूर अवश्य किया जाना चाहिए। डीजल पंप सेट पर आज 5% टैक्स है, जीएसटी है, जबकि इलेक्ट्रिक पंप सेट पर 18% है। और ये अगर भारत का जब विद्युतीकरण हो रहा है, गांव-गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है, सभी विद्युत पंप लेना चाहते हैं, जबकि उसका टैक्स इतना अधिक है, तो मैं चाहता हूँ इस बजट में सरकार उसके टैक्स को कम नहीं करे तो कम से कम 5% अवश्य करे। यही मेरी उम्मीद है। देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है देश की सुरक्षा, और गत बजट में देखने को मिला था कि डिफेंस के ऊपर इसमें बजट कम किया गया, रक्षा पे बजट कम किया गया। इसको लेकर कई जगह फिर हम कहते लोगों के विचार भी सामने आए। आप खुद एक्स आर्मी मैन हैं, क्या सोचते हैं इस समय बजट को लेकर? मैं अपने टोंक वासियों से बताना चाहता हूं कि 32 साल सेवा करके मैं सेना में अच्छे से अपना सेवानिवृत्त होकर आया हूं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सेना का बजट। अगर सेना का बजट कम किया तो हमारा देश के ऊपर संकट पैदा हो सकता है। आज हम अगर आधुनिक हथियार नहीं आएंगे तो देश की स्थिति नाजुक हो सकती है। और हमारे सिर पे पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है और अमेरिका भी हमारी तरफ देख रहा है। इसलिए आधुनिक हथियार का होना बहुत ज़रूरी है। और टोंक के लिए जिस प्रकार सैनिक सही स्मारक वगैरह है, इसके लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तहसील वाइज कर रखा है, लेकिन अभी तक ग्राउंड में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में ही सही स्मारक ढंग से बन पाया है। इसलिए बजट होना ज़रूरी है और बजट में इजाफा होना चाहिए। बजट कभी भी कम नहीं होना चाहिए डिफेंस का। अगर डिफेंस का बजट कम किया, देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। थैंक यू साहब। तो देखिए ये इनका मानना था कि डिफेंस पे अगर बजट कम होगा तो देश में संकट हो जाएगा। ख़ास तौर से उद्योग, ये भी एक बहुत बड़ा हम कहें तो जिसमें आम बजट के ऊपर लोग निगाह रखते हैं कि किस यूनिट को कितनी सुविधा मिलने वाली है या क्या उसको सब्सिडाइज किया जाना है। तो ये जो चीज़ें हैं, आप खुद उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के साथ में इंडिया ने बहुत बड़ी डील की है। उस डील का अगर हमें फ़ायदा उठाना है तो छोटे छोटे उद्योग और छोटे छोटे व्यापारियों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम उस डील का प्रॉपर फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, जिसकी लिमिट बढ़ाकर 20 लाख 25 लाख तक करनी चाहिए। 10 लाख तक में कोलेट्रल फ्री लोन देते हैं कि आपको उसके बदले में कोई भी अपनी चीज़ गिरवी नहीं रखनी होती है। तो वो कम से कम 20 लाख रुपए होनी चाहिए। उससे व्यापारियों को अपने उद्योग धंधे स्थापित करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा मुद्रा योजना तो लागू कर दी गई है, लेकिन बहुत सारे बैंक हैं जो मना कर देते हैं। तो एक रेगुलेटरी बननी चाहिए जिसके अंदर कोई भी आम आदमी जाके शिकायत कर सके कि कोई भी बैंक उसको कोलेट्रल फ्री लोन दे रहा है या नहीं दे रहा है। दूसरा एक मुद्दा व्यापारियों का है कि टोंक में रेल का एक बहुत पुराना सपना है। अब वो सपना कब पूरा होगा, कब हकीकत बदलेगा, वो तो पता नहीं। लेकिन रिसेंटली यहाँ से जो हमारे यहाँ पर रेलवे का एक जो काउंटर था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। उसके अलावा हमारे टोंक से बहुत सारे व्यापारी दिल्ली, मुंबई, सूरत, अन्य शहरों के अंदर व्यापार के लिए जाते हैं। तो उसका कोई भी स्टॉप, जो निवाई वनस्ली स्टेशन हमारे सबसे पास में है वहाँ पर भी स्टॉपेज नहीं है। तो मैं माननीय रेल मंत्री जी से वो करूँगा कि आप यहाँ पर कम से कम दिल्ली, मुंबई, सूरत के जो रूट्स की ट्रेन का चाहे 2 मिनट का स्टॉपेज दें, लेकिन दें ताकि हमारे व्यापारियों को जो सुविधा मिल सके। लेकिन इनका कहना था कि रेल का जो तंत्र है उससे टोंक को ज़्यादा मजबूती मिलनी चाहिए, ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। और जो यूनिट के लिए बात करें, देखिए आप एजुकेशन सेक्टर से हैं, कहते हैं कि शिक्षा सबके लिए बहुत ज़रूरी है और केंद्र सरकार भी इसको प्रमोट करने के लिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सब लगे रहते हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं इसको लेकर, किस तरह का बदलाव चाहते हैं? बजट इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि मेडिकल और हेल्थ 2 बहुत बड़े टॉपिक्स हैं जो किसी भी देश के बजट में बहुत बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। आज अगर हमारी रूट लेवल पे जो एजुकेशन की बात करूँ मैं, उस एजुकेशन में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम्स जितने भी हैं
उनमें जो नकल करवाई जा रही है, मैं ये चाहता हूँ कि बजट में उसके लिए एक स्पेशल प्रावधान हो। वो नकल करवाने से बहुत सारे लोग जो लोन लेकर के एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत सारे लोग जो कहीं से अपना खेत बेच करके, अपनी ज़मीन बेच करके जो एजुकेशन ले रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद पता चलता है कि किसी ने पेपर आउट करके और वो कंपटीशन में सिलेक्शन ले लिया, फिर बाद में वो 4 साल 5 साल बाद उन्हें वापस से भर्तियों में से हटाया जाता है। तो एक कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम्स में और एक हायर लेवल एजुकेशन जो है कॉलेज शिक्षा में जो नकल करवाई जा रही है खुलेआम, मैं खुलेआम उस पर विचार करना चाहता हूँ, और उसमें बजट में एक अलग से प्रावधान हो कि जो शिक्षा के मंदिर हैं उनमें जो नकलें हो रही हैं उन पे भी केंद्र सरकार विचार करें और उन पे रोक लगाए। और जो भी कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो अगर मानकों के तहत नहीं है और अगर वो अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे शिक्षण संस्थानों को बंद करवाया जाए। क्योंकि ऐसी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज़ का कोई मतलब नहीं है जहाँ पे बच्चों का IQ लेवल और उनका स्किल सेट कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं इस बारे में विचार चाहता हूँ। देखिए, ये था कि एजुकेशन को लेकर कुछ सुझाव आए हैं कि केंद्र सरकार इन पर सोचे अपने बजट से पहले। देखिए, एग्रीकल्चर और फर्टिलाइज़र ये एक बहुत बड़ा विषय बनता है किसान के सामने। हमारा कहते हैं कि गांव, पूरा भारत जो है वो 70% भारत गांव में बसता है। किसान को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, कभी इसको उद्योग के दर्जे की मांग होती है, कभी किस तरह की बात होती है। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर कि जो बजट आया उसमें क्या हो इसके लिए? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि का मुख्य, यहाँ की इकोनॉमी में मुख्य भूमिका कृषि की होती है। इस समय एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि समय से बरसात नहीं होती, कभी बरसात लेट होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो क्या क्रॉप पैटर्न है उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि जिस फसल को किस समय बोना चाहिए, उसको कितनी पानी चाहिए, कितनी उसको मतलब गर्मी चाहिए, तो उस तरह से क्रॉप पैटर्न चेंज हो रहा है। तो हम भारत सरकार से ये डिमांड करते हैं कि अपने वैज्ञानिकों से अपने किसानों को ट्रेन किया जाए कि जो ये बरसात चेंज हो रही है, मतलब पहले सितंबर में बरसात नहीं थी, अब सितंबर में अक्टूबर तक तो बरसात आती है। तो इस समय मस्टर्ड के लिए बहुत लेट हो जाता है, टमाटो के लिए, तो उसका प्रोडक्शन बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। तो टेक्निकल से किस तरह से क्रॉप पैटर्न चेंज करके इससे ज़्यादा उपज ले जा सके। दूसरा है केमिकल फर्टिलाइजर है। केमिकल फर्टिलाइजर वैसे फसल के लिए, ज़मीन के लिए ठीक नहीं होता है, लेकिन बिना केमिकल फर्टिलाइजर फसल नहीं होती। और केमिकल फर्टिलाइजर क्योंकि एक डिमांड और सप्लाई में गैप होता है, तो उस गैप को हमेशा ख़त्म किया जाए, जिससे किसानों को अननेसेसरी ज़्यादा मूल्यों में कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़े। तीसरा सर, एक हमारे समस्या है व्यापार में कि सील पैक जो चीज़ आती है, सील पैक जो भी सील पैक कट्टे आते हैं, सील पैक शीशे आती है, उससे गवर्नमेंट जो नमूने लेती है। तो मैं भारत सरकार से डिमांड करता हूँ कि सील पैक से जो भी चीज़ सब स्टैंडर्ड आती है, उसमें एक छोटे से व्यापारी, रिटेलर, गाँव के व्यापारी को आप उसमें पार्टी नहीं बनाए, उस पर सीधी कार्रवाई कंपनी भी की जाए, जिससे कि उनका विश्वास जागे। नहीं तो इस कारण क्या, बहुत सारे लोगों के ना लोग बात छुपा के काम करते हैं। तो इस तरह से कुछ समस्याएं मैं भारत सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि आप कृषि को है ना एक स्पेशल दर्जा देके तो ज़्यादा इसके में जो समस्या आ रही है उसकी आप निराकरण करें। देखिए, आम बजट पे जब कभी देखा जाता था, लोगों की निगाह रहती थी कि अब इनकम टैक्स का स्लैब क्या होने वाला है, क्या लिमिट होने वाली है। पिछले कुछ सालों से राहत भी बढ़ती जा रही है। आप खुद टैक्स जगत से जुड़े हुए हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स से, क्या सोचते हैं कि केंद्र सरकार का जो बजट है उसके अंदर वो बदलाव हो या कुछ चीज़ नहीं आए? मैं सबसे पहले माननीय अपने वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, तो युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए अभी जो छूट सीमा 50 लाख 40 लाख रखी गई है, इसको बढ़ाकर 1.5 करोड़ की जाए। और एक मध्यम वर्गीय परिवार जो सबसे ज़्यादा अपने यहाँ पर जो वर्ग है वो मध्यम वर्गीय निचले तबके का है, तो रियल एस्टेट पे जो 18% अभी, उसको घटाकर 5% करना चाहिए। आम आदमी के जो घर का एक सपना होता है वो पूरा हो सके, उन पर ज़्यादा भार नहीं पड़े। तीसरी बात, जो अपनी चिकित्सा के क्षेत्र में या जन उपयोगी जो दवाइयाँ हैं उनकी टैक्स रेट अभी बहुत ज़्यादा है, तो उसको घटाकर 5% किया जाए। जो भी महंगा इलाज है, कैंसर है, जो गंभीर बीमारियाँ हैं, उसमें उनको सहायता मिल सके। तीसरी बात, जो GST जब से लगी है, इसमें कंप्लाइंसेस की डेडलाइन को हटानी चाहिए। बहुत सारे मामले लंबित हैं, लिंगारोहण है, डिमांड पेनल्टी के चक्कर में बड़ा शोषण हो रहा है व्यापारियों का, वो कम की जाए बिल्कुल। और चौथी बात, सबसे बड़ी बात, ये जो आम व्यापारी जो का फॉर्म होता है ITC 2B, उसको हटाना चाहिए। इसके हटाने का कारण ये है कि कई व्यापारी अपना माल ले लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, वो उनके साथ में चीटिंग होती है, तो वो सारा भार खरीदने वाले परचेजर के ऊपर आता है, इससे उनको बहुत सारा शोषण हो रहा है। तो मेन जो चीज़ मैं बोलना चाहूँ, कंप्लाइंसेस की जो डेडलाइन है वो हटाई जाए, ITC जो 2B है वो हटाई जाए। देखिए, ये था टैक्स को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं कि केंद्र सरकार
जब बजट अपना पेश करे तो उसके अंदर ये चीज़ें रखी जाएं या इनके अंदर कुछ बदलाव किया जाए। आप पत्रकार हैं, सालों से बजट को देखते आ रहे हैं, बजट को लेके क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं इस बार? विश्व में अभी जो आर्थिक उथल पुथल मच रही है, उसके बावजूद भारत ने अपने आर्थिक व्यवस्था को में सुधार करने में कायम है। और अभी भारत मैं मानता हूं कि अभी बहुत बढ़िया स्थिति में है। भारत के पास में अभी विदेशी मुद्रा भंडार भी है, तो जीएसटी संग्रहण में भी उनकी वृद्धि हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचे में भी सुधार है। बेरोजगारी और आत्मनिर्भर भारत को आगे की दिशा में ले जाने की दृष्टि से भी उनके पास में बढ़िया संसाधन है। तो मेरा मानना है कि जो आने वाला बजट है वो विश्व की जो उथल पुथल है उसके बावजूद भारत एक बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेगा, क्योंकि भारत ने अभी जो दायरा अपनाया है, जो ईयू से जो 21 देशों का 27 देशों का जो ग्रुप है उससे ये करके एक जो विश्व की जो अमेरिका की जो दादागिरी थी, ट्रंप की जो टैरिफ, उस पर रोक लगाने का प्रयास किया है। तो उससे भारत का और ज़्यादा आयात निर्यात बढ़ेगा और उससे अच्छा ये होगा। तो मेरा मानना है कि आने वाला जो बजट है उसमें भारत के सभी वर्गों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ों में केंद्र सरकार को जनता को राहत देनी चाहिए, कि जैसे रेल की जो सुविधा है हमारे टोंक की, मैं यहीं से चालू करूँगा कि टोंक की जो है कि पिछले 78 साल से हम आज़ादी के बाद से रेल के लिए संघर्षरत थे। वो उसका फंडामेंटल पूरा बन भी गया, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुई। तो उसमें इस साल हमें रेल की जो भी खामियां हैं उसकी पूर्ति करके हमें रेल सुविधा मुहैया की जाए। दूसरा, किसान वर्ग है यहाँ का, भारत कृषि प्रधान देश है जैसा सभी बता रहे हैं। उसमें हालांकि कृषि ने काफ़ी उन्नति की है, डिजिटल खेती भी आई है और हमारे प्रोडक्ट्स बाहर भी जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आज आम किसान है, उसके पास में अभी भी कई चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। जैसे फसल बोता है तो उस समय उसको उर्वरक नहीं मिलता है, जब माल बेचने जाता है तो उसको एमएसपी इतनी कम मिलती है जिससे वो बाज़ार भाव में उसमें उलझा रहता है। तो इसमें सुधार किया जाना चाहिए। बेरोज़गारी भारत के आबादी के हिसाब से अभी काफ़ी है, तो इसमें सरकार को ऐसे प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर के अंदर ऐसे अवसर देने चाहिए। हालांकि बेरोज़गारी के अंदर कमी की है कि हम 41% तो महिलाएं आ गई, इनकी दर बढ़ी है, तो उसमें पर इसका अवसर और बढ़ाना चाहिए। तीसरा, कोरोना के टाइम रेल विभाग की रेल मंत्रालय की तरफ से कुछ विशिष्ट वर्गों, जिसमें सैनिक थे, पद्मश्री पुरस्कार थे, वयोवृद्ध थे, सीनियर सिटीजन थे, दिव्यांग थे, पत्रकार भी थे और भी जो शिक्षक सम्मानित वगैरह थे, उन लोगों को जो सुविधाएं दी जाती थी वो तब से बंद कर दी। मैं मानता हूं कि अभी भारत अच्छी स्थिति में है, भारत के पास में सब कुछ है। आज भारत के पास में विदेशी मुद्रा भंडार ही इतना है जो 11 महीने के आयात से हम काम कर सकते हैं, 721 बिलियन डॉलर है। तो अभी इनको ज़्यादा से ज़्यादा जनता को सुविधाएं देना चाहिए। हमारी महंगाई है उस पर भी थोड़ा अंकुश लगना चाहिए और जीएसटी में भी कई वर्गों को जो छोटे व्यापारी और उनको ये है, तो उसमें अगर और छूट दी जा सकती है तो वो छूट दी जानी चाहिए। देखिए, एक गृहिणी का जीवन सुबह से लेकर शाम तक 365 दिन कहते हैं कि बजट के छोटे से बड़े उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है। किचन से लेके बच्चे की एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ। क्या सोचती हैं आप, क्या कर रही है इस उम्मीद से बजट? देखिए, महिलाओं को केवल जो है किचन से लेकर जोड़ा जाता है, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। मेरा पहला वो है, देश की आधी आबादी जो है कि सबसे पहले आत्मनिर्भर होना। तो उसके लिए जो हमारे सपना विकसित भारत का जो 2047 का जो विज़न है वो तभी साकार होगा जब देश की हर महिला आत्मनिर्भर होगी। तो उसके लिए मेरा ये है सुझाव कि हम महिलाओं अगर अपना कोई नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाहती है तो उसको 10 लाख तक की टैक्स फ्री उसके लिए सुविधा टैक्स में दी जाए छूट। और जो भी ग्रामीण महिलाएं अपना कोई स्थानीय प्रोडक्ट या समूह की महिलाएं कोई अपना प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसके लिए विशेष मार्केट उनके लिए उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वो अपना सामान वहाँ बेच सकें।
और जैसे कि महिलाओं का संबंध बचत से ज़्यादा विश्वास करती हैं महिलाएं, तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी टैक्स फ्री किया जाए, और महिलाओं की जो शिक्षा और स्वास्थ्य की में भी जो भी और सरकार कर सकती है तो और ज़्यादा उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। देखिए हर्षिता, आप वकील भी हैं, गृहिणी भी हैं, क्या सोचती हैं इस केंद्र बजट को लेकर, क्या उम्मीद कर रही हैं, महिलाओं को क्या उम्मीद है इससे? मैं भी एक महिला, एक आम आदमी होने के नाते, जैसे एक आदमी की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा, मकान तो कोई भी व्यक्ति आसानी से मैनेज कर लेता है, पर जो इस समय कोविड-19 के बाद जो इलाज का खर्चा बढ़ा है, दवाइयाँ महंगी हुई है, इस समय मतलब रोटी, कपड़ा, मकान तो कोई भी मैनेज कर लेता है, पर इलाज कराना इस समय बहुत भारी पड़ चुका है। दवाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी, डॉक्टर्स की हाई फाई फीस, इसको एक आम आदमी मैनेज नहीं कर पाता। तो मैं ये चाहती हूँ कि चिकित्सा क्षेत्र में राहत दी जाए, और जो हमारी दवाइयों की रेट है उसको घटाया जाए, उस पर से टैक्स कम किया जाए, तथा सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज करवाया जाए। और एक महिला होने के नाते ये भी कहना चाहूँगी कि महिलाओं को क्या प्रिय होते हैं, आभूषण महिलाओं को बहुत प्रिय होते हैं, पर इस समय सोना और चांदी इतने महंगे हो चुके कि अब एक आम औरत के लिए कल्पना ही है मतलब आभूषण पहनना, तो उस पर भी रेट्स घटाई जाए जो टैक्स की। ये तो मेरे टॉक शहर के लोग जो कि केंद्र के बजट को लेके अपनी अपनी राय दे रहे थे, और सबकी अपनी उम्मीदें हैं, सबकी अपनी आशाएं हैं कि केंद्र सरकार का जब बजट पेश होगा तो उनकी आशाएं पूरी होंगी। राजस्थान तक के लिए टॉक से मैं मनोज तिवारी।